नमस्कार। मैं अबरार खान द लिंक लाइव से। आज हम लोग चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी के साथ में। आप जो हैं द प्रिंसिपल के एडिटर हैं और उनसे हम आज जानना चाहेंगे कि मोदी जी डरे हुए हैं या जनता डरी हुई है। जिस तरह की चीजें आज हम लोग देख रहे हैं, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें इस टाइम चल रही हैं। चाहे वो नाम को लेकर के चर्चा हो या और भी बहुत सी चीजें हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। जी सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता क्यों डरेगी? डरे हुए तो नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया तो डरने के लिए होता ही नहीं है और इंडिया को डरना भी नहीं चाहिए। इंडिया से हम सब हैं, हमसे इंडिया नहीं है। तो इस कारण जी से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है। डरे वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, डरे वो लोग हैं जो कायर हैं, डरते वो लोग हैं जो तमाम तरह से नफरत फैलाते हैं, चोरी करते हैं, वही लोग डरते हैं। तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स और उनका संगठन वो डरे हुए हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, आरएसएस है, बीजेपी है, वो डरे हुए हैं। जी। अभी हम लोगों ने देखा कि अडानी के मामले पे हिंडनबर्ग की पहले रिपोर्ट आई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पे जांच रखी थी और जांच की जो रिपोर्ट आई उसमें बहुत से तथ्य अभी तक फाइनल नहीं आए। उसके बाद तुरंत एक रिपोर्ट फिर आती है। रिपोर्ट क्या, एक लेख जो आता है प्रमुख अखबारों का। इन्वेस्टिगेटिव जी 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 रिपोर्टिंग जी होती जी, है। ओसीसीआर वो के माध्यम से। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन में और फाइनेंशियल टाइम्स में जी जी वो जी जी। होता है जी। उसमें कि तो उन्होंने उस किस पर, तरीके से सेल कंपनियों से और हाँ, सबसे फ्रॉड किया है, कैसे पैसे का पूरा फ्रॉड हुआ, एक देश से पैसा बाहर ट्रांजैक्शन गया हुआ और जी। फिर उसके बाद में उसको कैसे मूव किया गया, कैसे तरीके से, मतलब जो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी कहते थे हम काला धन वापस लाएंगे। काला धन ये खुद ही उल्टा बाहर भेज रहे हैं और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं जी। उस पर जो है राहुल गांधी जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी अखबार के हवाले से उन्होंने ये सवाल पूछा कि $1 बिलियन का जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जो अवैध बताया जा रहा है, इस पर मोदी जी जवाब दें। और जेपीसी का गठन कब होगा, इस पर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया। तो क्या इन सवालों से बचने के लिए मोदी जी कभी इंडिया को भारत करना है या वन नेशन वन इलेक्शन करना है, ये इस तरह की चीजें हो रही हैं? स्वाभाविक सी बात है। आप एक चीज जान लीजिए, नरेंद्र मोदी के पास कुछ बचा नहीं है और उन्होंने जितने जुमले 2014 के पहले चुनाव तक जो है उछाले थे, जितने कहे थे, वो सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि एक भी उनका, वो चूंकि जुमले थे तो जुमले की तरह से ही रह गए, कोई भी जमीनी हकीकत पे नहीं था। लेकिन लोगों ने सीरियसली ले लिया। लोग सोचे शायद ये करेगा, शायद ये होगा और वो होगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे उन लोगों का है, मेरा खुद का है, कि हमने उस पर यकीन किया और यकीन करके हमने सोचा कि शायद ये देश की तकदीर बदलेगा, ये देश की तस्वीर बदलेगा और देश को तेजी से आगे बढ़ाएगा। क्योंकि देश तो आगे बढ़ रहा था। जिस हालत में हमें देश मिला था, भुखमरा, कंगाल, बदहाल, सब कुछ था, उससे इतना बढ़ के आ गया था कि हम इंटरनेट पर प्रचार कर रहे थे, सोशल मीडिया पे खेल रहे थे, हम तमाम सारी चीजें कर रहे थे, हम हवाई जहाज का सफर कर रहे थे, हम तमाम, मतलब जो भी चीज आप सोचते हैं वो सब कर रहे थे साहब। हमने सोचा कि इतनी तेजी से बढ़ेगा कि जो और चीजें हैं, बेरोजगारी और घटेगी, सब कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ को वो देंगे, रोजगार देंगे और चीजें करेंगे। ये सब चीजें सारे वायदे थे। लेकिन हुआ क्या? आज जब हम 9.5 साल बाद समीक्षा करते हैं, 2 टर्म हमने दे दिए, और इसके बाद जब हम समीक्षा करते हैं तो पाते हैं ये आदमी तो 100% झूठा है।
99 भी नहीं, 2 करोड़ रोजगार की बात करता था साला, एको नहीं, उल्टा खत्म कर दिए रोजगार। इस देश को जी। सबसे बड़ी फौज बना दी बेरोजगारों की। हाँ, भुखमरों 42% की। युवा बेरोजगार हैं। तो मैं नहीं, 52%, 52%। 52% युवा बेरोजगार। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति है। और 46 करोड़ ने तो रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। एमएसएमई की वो सीएमआई की रिपोर्ट है। और इसके बाद में टोटल जो नंबर ऑफ बेरोजगार हैं उनकी करीब संख्या 90 करोड़ है। तो आप समझिए कि 90 करोड़ को इन्होंने बेहाल कर दिया। 140 करोड़ में 90 करोड़। और पंडित नेहरू के समय में जो 36 करोड़ की आबादी हमें मिली थी, उसमें जो बेरोजगारी की हालत, उस समय तो सभी बेरोजगारी। पंडित नेहरू ने इस देश से लोगों को जो बेरोजगारी से निकाला था और रोजगार दिया था, वो संख्या 50% से ऊपर थी। यानी 52% को उन्होंने रोजगार दिया। और इन्होंने क्या किया, इस देश को ही बेड़ागर्क कर दिया। वापस उसी में, अच्छा, हाँ, उसी। चलिए आप ये कह सकते थे कि चलिए आप इकोनॉमी सेव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने देश को कर्जदार भी बना दिया। 172 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लाद दिया। जी तो जी। साहब 1947 से लेके 2014 तक जो कुल राउंड फिगर में कर्ज था भारत पर, वो कर्ज था सिर्फ और सिर्फ 54 पॉइंट समथिंग, मतलब राउंड फिगर में 55 लाख करोड़ का। उसे आपने 172 लाख करोड़ से अधिक कर दिया। इधर आप देखिए, आपकी स्थिति यह है कि आप इस तरीके से करते हो कि जो देश का ये पूरा सारा ढांचा था, जो सांप्रदायिक और वो है, उस माहौल को आपने इतना जहरीला बना दिया कि स्थिति ये है कि आज कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते हैं कि आप जा रहे हैं और कहीं पे कोई हमला कर दे। इसी तरीके से जातियों के और सबके ताने माने समाज के तोड़ दिए। तो यह किया है। तो साहब डरेंगे तो ऐसे लोग ना। तो ये स्थिति। और फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, अब ये नाम बदलने का शगुफा छोड़ रहे हैं। तो जब नाम बदलने का शगुफा करते हैं तो आप सोचिए, भारत नाम का जब कभी कोई जिक्र भी नहीं था, अंग्रेज भी नहीं जानते थे, मतलब अंग्रेज थे ही नहीं। जी। तो जब यीशु मसीह भी नहीं थे, जब जो है क्या कहते हैं मोहम्मद साहब भी नहीं थे, आप सोचिए ईसा पूर्व 440 ईसा पूर्व ग्रीक के इतिहासकार थे हेरोडोटस। उन्होंने सबसे पहली बार जो अपने एक जो ग्रंथ था उसमें जिक्र किया था इंडिया का। और तब उन्होंने बताया था इंडिया है का, कौन सा क्षेत्र है, क्या है, ये सारी चीजें। तो आप समझिए, जो ये मूर्ख लोग, गोबर दिमाग लोग कहते हैं कि अंग्रेजी का अनुवाद या ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भी नहीं थी, अंग्रेजियत भी नहीं थी, ब्रिटिश हुकूमत भी नहीं थी, ब्रिटिश राज्य भी नहीं था हुजूर, तब यह आया था। और यह ग्रीक के इतिहासकार हेरोडोटस ने यह नाम दिया था पहली बार। इससे पहले था, ऐसा नहीं है, यही नाम चल रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया। इसके बाद में इसके बाद में हिब्रू की बाइबल जो है उसमें जिक्र आता है। अच्छा। 400 ईसा पूर्व। सोचिए आप, 440 बता दिया, 4 बता दिया, 400, 400 से 300 के बीच का ये काल है। और ईसा पूर्व, यीशु मसीह नहीं हुए। इसके बाद में 300 ईसा पूर्व जब भारत में यूनान का सेल्यूकस से लड़ाई हुई और सेल्यूकस और फिर उसने अपनी बेटी का ब्याह किया चंद्रगुप्त से, और तब का वो जो है, तो उसने अपना एक, आप पढ़िए, राजदूत छोड़ा था मेघ स्थानीज। और जो वो राजदूत छोड़ा था, उस राजदूत ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर सब पर अपनी पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक का नाम है इंडिके। इंडिके
और उस पुस्तक में उसने जिक्र किया इंडिया का, भारत नहीं है कहीं। फिर समझ लीजिए, भारत अभी तक नहीं है। फिर इसके बाद में आप ये समझिए 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व जो कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा, उस अर्थशास्त्र में पहली बार भारत, वो तब भी भारत नहीं यूज हुआ, सॉरी, तब भी यूज हुआ जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। तब पहली बार जो पढ़ते हैं ना जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जी। तो तब जम्बू द्वीप इस्तेमाल हुआ 200 ईसा पूर्व। और उसके बाद में पहली बार जो हिंदुस्तान का जिक्र आता है, जो हिंदुस्तान नहीं आता है, भारतवर्ष का जो जिक्र आता है, वो आता है विष्णु पुराण में। और ये विष्णु पुराण कब आती है? यीशु के पैदा होने के 100 साल बाद, 100 साल बाद, मतलब ईसाइयों के आने के, ईसाई धर्म आने के 100 साल बाद। यानी आप समझिए पहली ईस्वी में यह नाम आता है भारतवर्ष, और तब राजा भारत का उसमें जिक्र होता है। उसके पहले राजा भरत का कहीं जिक्र नहीं है। तो इससे ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है। और फिर 262 में नक्शे जो है रुस्तम में हिंदुस्तान का जिक्र किया, ईरान के राजा के उसने, और उसने वो लिखाया, एक शिलालेख लगाया, और उसका शासन जो था वहां से लेके हिंदुस्तान जो आज है इस पूरे में था, तब उसने पहली बार जिक्र किया। तो यह स्थिति है। इस तरह से आप इससे समझ सकते हैं। और फिर हिंद का जिक्र हुआ, कब? अल बरूनी ने किया 1020 ईस्वी में। तो हुजूर सबसे पुराना क्या है? इंडिया। तो ये गधों को तो कौन समझाए कि दिमाग में गोबर भर के कुछ नहीं समझ में आएगा, इसे खाली करिए, इसमें अच्छी चीजें भरिए, नॉलेज लाइए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये आरएसएस, बीजेपी, संघ और ये मोहन भागवत ने कहा, बस उसके बाद सब भारत 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 होने लग गए। यह दर्शाता है ये कितने निरे मूर्ख लोग हैं, जिनको न पढ़ने से मतलब, न ज्ञान से मतलब, न किसी चीज से मतलब। उठाइए और पटक दीजिए, बस, नथिंग एल्स। ये इनका इतिहास। तो जब यह इतिहास ये है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। जी, आपने तो लगभग ये पूरा इतिहास बता दिया इंडिया का। और उसके अनुसार अगर समझदार व्यक्ति कोई भी होगा हमारा देशवासी, तो इस बात को समझ सकता है कि वो वाकई जो इंडिया नाम का गठबंधन है सिर्फ उससे दुश्मनी है, ना कि इंडिया नाम से उनको दुश्मनी है। उससे परहेज हो गया है, जिसकी वजह से ये इस तरह की चीजों को ला रहे हैं। और अभी कल नागपुर में शायद मोहन भागवत जी ने भी इसी मामले पे बोला है कि वो कुछ नाम चेंज किया जा रहा है। ये सारी स्थिति बताती है कि भारत सरकार के जो कार्य हैं वो बहुत ही, मैं आपको बताता हूं, मैंने कल भी आपके उस पे भी कहा था। जी। असल में ये इस पे जिक्र क्यों कर रहे हैं, इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत। क्योंकि ये निरे मूर्ख हैं और ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, लूटने की राजनीति करते हैं, बर्बाद करने की राजनीति करते हैं। इन्होंने इसी तरीके से आतंकवाद, पाकिस्तान और जाने किसका किसका काले धन का खतरा दिखा करके नोटबंदी करी। इनके विवेक तो है नहीं, मैंने जैसे कहा, इनके दिमाग में गोबर भरा है। सिर्फ ये पैसा देखते हैं, सुख सुविधा देखते हैं, बस इतना ही ये देख सकते हैं, इससे ज्यादा इन्हें नहीं आता है। तो अविवेकी जो इनका निर्णय है, तो नोटबंदी किया। फिर नोटबंदी के उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ देश का, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई। राहुल गांधी ने इसका पूरा आंकड़ा बताया, इकोनॉमिक्स बताई है, हम सब उसे रोज फेस कर रहे हैं। इसके बाद में बेमेल जीएसटी लाए, जिसे राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा, और बताया क्यों है, आज सबको ही फेस कर रहा है। अब पूरा देश समझ रहा है बड़ा गलत हुआ, लेकिन अब गधे हैं तो गधों का तो कुछ नहीं इलाज हो सकता है।
उसको चाहे जितना कर लें। इसके बाद में अब इंडिया ला रहे हैं कि इंडिया हटा के भारत करेंगे। भाई कर लो, संविधान में तो वैसे दोनों चीजों का जिक्र है, कहीं पर भी किसी से परहेज नहीं है। लेकिन आप करोगे, यदि एक सिर्फ करोगे और आप बदलोगे तो इसका खर्चा भी, कभी इकोनॉमी भी समझ लीजिए। एक नाम चेंज होने का यदि कंट्री लेवल पे चेंज होगा साहब, तो आप जान लीजिए उसका खर्चा करीब पूरे हिंदुस्तान में, जब इस तरीके से सारी चीजें बदली जाएंगी, तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का। इतने में हमारे हिंदुस्तान के कितने युवाओं को आप जिंदगी भर की नौकरी दे सकते हो जी। मतलब कितने, आप सोचिए ना, 1 लाख करोड़, यानी आप इस देश के सचमुच 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे लोगे। दे देंगे, बिल्कुल, जो कहा था वो पूरा हो जाएगा। जिंदगी भर की उनकी सैलरी जो है उसी पैसे से निकल आए, जिंदगी भर की पेंशन भी उसी से निकल आए। आप इससे समझिए। इसके बाद में उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम किया, उसमें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का वो बांटा, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर। भाई हमारे समय में तो नियुक्ति पत्र अपने आप डाकिया लेके आ जाता था, घर पे छोड़ जाता था, कोई नहीं, कोई सरकार, कोई प्रचार, कोई वो नहीं। मेरे बाप भी सरकारी नौकरी करे, एक क्लास गेस्टेड ऑफिसर रहे, मेरा छोटा भाई है, दोनों वो भी एक क्लास गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी ने कहीं कोई न लेने गया, न देने गया, न कुछ, सब घर पे आ गया। वो सिर्फ एग्जाम देने जाते थे और पढ़ने जाते थे। साहब आज ये स्थिति है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, यानी आप समझ सकते हैं किस लेवल के व्यक्ति की नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, और दिए गए 250 से भी कम, 245-46 कितने थे। अब आप सोचिए, उसके लिए एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में जो खर्च हुआ, सिर्फ आयोजन में जो खर्च हुआ, उतने खर्च से उन 250 कंप्यूटर के जो ऑपरेटर हैं, जूनियर ऑपरेटर, उस सैलरी को औसत मान के उनकी 30 साल की सैलरी दी जा सकती है, सबकी 30 साल की सैलरी। तो साहब किसी भी कार्यक्रम को वो बना देते हैं। इनकी बुद्धि इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं। इसलिए ये ध्यान भटकाना चाहते हैं उन भ्रष्टाचार से जो इन्होंने कर दिए हैं, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं महंगाई से, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं बेरोजगारी से, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं जो लघु और मध्यम उद्योग बर्बाद हुए हैं, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं हिमाचल में जो तबाही हुई है, तमाम जगह पे, कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे कुछ हुआ है, जिसके कारण पूरी तबाही है, उसमें राहत नहीं दी है इन्होंने। ये ध्यान भटकाना चाहते हैं सांप्रदायिक दंगों और उन पर हुई हिंसा को लेकर के जो चर्चा की बात हो रही है, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं मणिपुर पर, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं हमारे आपकी रोज की जरूरतों पर। तो साहब ये असलियत में देश को लूटते हैं, देश को बर्बाद करते हैं और चंद पूंजीपतियों के लिए दलाली करते हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम करते हैं, सिर्फ ये। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और निश्चित 18 तारीख को जो होने वाला है विशेष सत्र, उस पे ही हम लोगों को सही तरह से पता चलेगा कि देश में आखिर क्या होने जा रहा है, और क्या वाकई प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अडानी से बचने के लिए ये सारी चीजों को कर रहे हैं, या वाकई उनकी कुछ मंशा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे इस YouTube चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद।